Yes. Good noon, everyone. Mic testing 1 2 3. अब शुरू करते हैं. वी आर डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द टॉपिक. जब टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 चैप्टर्स हैं. विल बी बिगनिंग विथ चैप्टर 3 विच डील्स विथ मनी मार्केट. तो चैप्टर 3 जो मनी मार्केट को डील करता है, इसमें हमें पता है कितनी यूनिट्स है. 3 यूनिट्स है. So we have 3 different units in chapter 3. Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Unit 1, we are going to deal with demand for money. जब भी इकोनॉमिक्स में पढ़ना है तो सबसे पहले सप्लाई से पहले यह पता होना चाहिए किसी चीज की डिमांड कितनी. पहले मुझे यह पता हो पैसे की डिमांड कितनी है, तब तो मैं उसको सप्लाई के बारे में सोचूंगा. तो इस चैप्टर से या इस यूनिट से, अब बार बार अगर चैप्टर और यूनिट चले तो अब आप यू शुड बी क्लियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इस यूनिट से हम क्या सीखने वाले हैं? इससे पहले हम ये सीखेंगे कि मनी की डिमांड कितनी. एक बार डिमांड कितनी है पता चल जाए तो फिर सेकेंड यूनिट का रोल आता है, क्योंकि सेकेंड यूनिट में हमें क्या करना है? मनी को सप्लाई करना है. तो सेकेंड यूनिट आपको बताएगा कि कितना मनी सप्लाई किया जाता है और कैसे सप्लाई करना है मनी को. और जो मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई है उसको करने के लिए ऐसा थोड़ी है गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना तो वो ऐसे ही ले लेगी. तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग पॉलिसीज के थ्रू. आपको भी पढ़ाई करना है तो आप ऐसा हैफेजर्डली नहीं पढ़ते. एक आध दिन की बात अलग है, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पढ़ाई करना है तो आप भी एक सिस्टमेटिक तौर तरीके से पढ़ाई करें. तो अगर कंट्री में भी पैसों का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं आज पैसा आया तो आज पूरा सड़क बना देते, कल एयरपोर्ट बनाएंगे, परसों रेलवे स्टेशन बनाएंगे. तो सिस्टमेटिकली होना चाहिए. तो आप पैसों का इस्तेमाल कैसे होगा, कहां होगा, कब पैसे बनेंगे, कितने पैसे छापने, कब छापने, ये सारी बातें बनती हैं कंट्री की थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी. तो उसके लिए कंट्री में एक पॉलिसी बनाई जाती है विच इज मॉनिटरी पॉलिसी, जो मनी से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करते हैं. और ये कौन बनाता है? रिजर्व बैंक. इट्स द रोल ऑफ रिजर्व बैंक. तो यानी ये चैप्टर जो है पूरा तीनों यूनिट्स, इट एंटायरली डील्स विद द रोल ऑफ रिजर्व बैंक, कि रिजर्व बैंक के क्या रोल्स हैं इन द कंट्री. वंस वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर विल बी कंफर्टेबल टू आंसर द क्वेश्चन कि कितने पैसों की जरूरत है और कितना पैसा कंट्री में है. करेक्ट. तो वी शैल बिगिन विद आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज डिमांड फॉर मनी. अगर आज के लिए आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अभी रफ में नोट्स करिए, बट कल से आपके पास एक रनिंग कॉपी होनी चाहिए आपकी, जिसमें आप जो भी हम क्लास में डिस्कस करें वो नोट डाउन करेंगे. मटेरियल ऑल्सो विद इन अ डे और टू यू आर गोइंग टू गेट. करेक्ट. सो यूनिट 1, डिमांड फॉर मनी. चलिए, we have already started with our subject demand for money. डिमांड फॉर मनी में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे की डिमांड कितनी है. आप घर में अपने पेरेंट्स या ज्यादातर मदर से पूछते हैं हमें पैसा चाहिए, फिर मदर वही जवाब या आपका इच्छा पापा के सामने जाहिर करती है
कि बेटे को या बेटी को पैसा चाहिए। तो जैसे ही ये सवाल रखा जाता है पैसा चाहिए, तो अगला सवाल, आपके सवाल पे एक सवाल और आपके ऊपर आ जाता है, कितना, क्यों चाहिए, वो तो बाद में आएगा। आप कभी भी गौर करिएगा, वो सवाल बाद में आएगा, भरोसा रखिए मुझ पे। क्यों चाहिए, तो आप जब इसका जवाब देंगे कि कितना चाहिए, उसके बाद आएगा कि क्यों चाहिए भैया इतना पैसा। कर चलो, वी आर नॉट एंटरिंग इनटू इट। तो आप सवाल पूछा गया कि कितना पैसा चाहिए, और अगर आपने जवाब दे दिया देख लो जितना मन कर रहा है, तो बिलीव में आपको 1 रुपए नहीं मिलने वाले। तो बोले बोलना ही है ना कितना चाहिए, बोल देते हैं 1 करोड़ चाहिए, बोलने में क्या जाता है। तो अगर आपने बोल दिया 1 करोड़ चाहिए, तो तुरंत आपको जवाब मिलेगा सवाल के रूप में एक और, कि क्यों चाहिए, ये 1 करोड़ का इस्तेमाल कहां करना है। अब आपने तो सोचा ही नहीं ना, आपने तो बोलने के लिए बोल दिया 1 करोड़ चाहिए। आप बोलने के लिए बोलते हैं आधी से ज्यादा बातें। अगर वाकई आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, चलो एक पल के लिए, तो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, कितना खर्चा करेंगे। आप खर्चा कर करके थक जाएंगे, लेकिन वो 1 करोड़ खत्म नहीं होगा। मूवीज देखोगे दिन में कितनी, 8 से ज्यादा मूवी तो नहीं देख पाओगे एक दिन में, अगर पूरी देखना है तो। करेक्ट, मैक्सिमम, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, 8 मूवीज भी अगर आप एक दिन में देख रहे 150 रुपए के हिसाब से, कितना खर्चा हुआ। हर मूवी में इंटरवल में पूरा पीवीआर खरीद लो तो भी कितना, BMW खरीद लो, चलो चलाना आता है, दैट इज सेकेंड एस्पेक्ट। चलो ये वन टाइम है ना। तो कहने का मतलब, अगर आपको इतने रुपए दे भी दिया जाए तो आप कहां खर्चा करेंगे आपको पता ही नहीं। तो इसलिए आपको वो रुपए नहीं मिलते। अगर आप प्रॉपरली बता पाए अपने पेरेंट्स को कि मुझे इसके लिए इतना रुपए चाहिए, 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 तो दे आर नेवर। अगर उन्हें लगेगा कि आपने जो लिस्ट बना के दी है वो सब वाजिब है, कि हाँ ये सब चीजों पे एक्सपेंस होना है, तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केस में। पर वाजिब है या नहीं है वो तो पेरेंट डिसाइड करते हैं। बट हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते। आज कंट्री में हम सिर्फ बोल रहे हैं, अब हम यहां पे, फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड, वी आर नॉट स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस एंटायर सब्जेक्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट बॉदर अबाउट एग्जैक्ट फिगर्स। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, तो 130 करोड़, मतलब एग्जैक्टली बैठ के गिने नहीं है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायरली डील्स विद अप्रॉक्स फिगर्स, तो हमें एग्जैक्टनेस पे जाना भी नहीं। तो अगर आपने जो डिटेल बनाई, आप हमेशा बोलते हैं कंट्री में पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। 8 नवंबर 2016 पैसे खत्म हो गए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। रिजर्व बैंक ने आके एक ही सवाल पूछा, अच्छा बताइए कितना पैसा चाहिए। बोले नहीं, हमारा आपने बैंक से पैसा निकालना बंद कर दिया, अब हमें पैसों की जरूरत है, हम खर्चा कैसे करेंगे। सिर्फ लिमिट कितनी रखी, 2000 रुपए दिन की। उस समय की बात कर रहा हूं, ताजा ताजा है। तो 2000 रुपए दिन में निकालने से क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आप लिमिट बढ़ाइए। तो रिजर्व बैंक ने बैठा के, जो व्यक्ति इतने सारे चिल्ला रहे थे उनको बैठा के रिजर्व बैंक ने एक बार समझाया, अगर आप एक दिन में 2000 निकालते हो तो महीने का 60,000 रुपए होता है। 60,000 रुपए महीने का मतलब साल का 7,20,000। कमाता कितना है बेटा तू? बोले मेरी कमाई तो बस वो इनकम टैक्स में जिस पे टैक्स नहीं लगता उतना ही कमाता हूं, 2,50,000। तो मेरी कमाई तो 2.5 लाख है, और मैंने लिमिट कितनी दे रखी है, 2000 रुपए दिन की। 2.5 लाख भी जो तू कमाते क्या पूरा खर्चा कर देता है क्या? नहीं। तो कमाता है तो कुछ सेव भी तो करता होगा। तो खर्चा करने के लिए चाहिए कितना? बोले मेरे को 1 आध लाख रुपए में खर्चा हो जाता है, मेरा मतलब चल जाता है।
अभी हम तुझे 7,20,000 निकालने का लिमिट दे रहे। बोले अच्छा ऐसा है क्या? देन ही गोज अवे। तो उससे पहले इंडिया में चिल्लाते पहले, समझते बाद में। स्ट्राइक पहले करेंगे, उसका रीजन बाद में जानेंगे। तो अल्टीमेटली जब ये सिचुएशन आई 8 नवंबर 2016 के बाद, ये सब्जेक्ट एक्चुअली 8 नवंबर 2016 की देन है, वरना ये सब्जेक्ट भी नहीं होता। क्योंकि सबसे बेस्ट एनालिस्ट अगर कोई है उस सिचुएशन को समझाने का, तो वो है चार्टेड अकाउंटेंट। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने देर नहीं की, तुरंत इसे एज अ सब्जेक्ट डाल दिया। तो रिजर्व बैंक ने यही सवाल किया, अच्छा भैया आपको अगर 2000 की लिमिट कम लग रही है, बताओ कितना पैसा चाहिए, पहले ये तो बताओ। तो बोले वो तो हमें पता नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए कितना, तो हम सप्लाई क्या करें? तो इसलिए यूनिट 2 पढ़ने से पहले यूनिट 1 पढ़ना जरूरी है। कि आज यूनिट 2 तो सिर्फ ये बताएगा रिजर्व बैंक कितना सप्लाई करे, वो तो आप एक फिगर बता दो मेरे को कि इतना रुपए चाहिए, फिर रिजर्व बैंक देखेगा कि वो रुपए कैसे लाना, कब लाना, कितना लाना। बट दैट इज अ सप्लाई पार्ट। बट सप्लाई से पहले डिमांड कितनी है वो तो बताओ। पर डिमांड निकाले कैसे? अब आप डिमांड निकालोगे, मेरे को मोबाइल रिचार्ज कराना है, मेरे को मूवी देखना है, मेरे को खाने पीने के लिए चाहिए, मेरे को होटल के लिए खर्चा चाहिए, मेरे को शॉपिंग के लिए चाहिए, और कितनी चीज, कितने में खर्चा होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। हर व्यक्ति 50 लाख के घर में क्या आप अकेले रहेंगे? 10 लोग रह जाएंगे। तो जब 10 लोग रह रहे हैं, तो एक्चुअली तो 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है 50 लाख। आप एक में क्यों गिन रहे हैं? हर व्यक्ति को थोड़ी चाहिए 50 लाख अलग। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड फॉर मनी? क्योंकि आप जितनी डिमांड करोगे, मुझे तो उतना ही सप्लाई करना है। तो ये जो यूनिट है, पहले आपके इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करेगा कि डिमांड कितनी है, ये निकालू कैसे मैं? हाउ शुड आई नो हाउ मच मनी आई रिक्वायर टू फुलफिल माई नीड्स? व्हाट इज द डिमांड फॉर मनी? तब जाके मैं बोल पाऊंगा कि इतनी डिमांड है, ये चीजों के लिए डिमांड है, अब आप सप्लाई करिए। और अब अगर वो सप्लाई नहीं कर पाता, देन देयर इज अ शॉर्टेज। तब डिमांड और सप्लाई में गैप आएगा, एंड देन इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू फेल। तो आज आरबीआई कितना सप्लाई करे, कितना नोट छापे, उससे पहले आरबीआई को यह जानना जरूरी है कि लोगों की रिक्वायरमेंट कितनी है, मनी में, कंट्री में पैसों की जरूरत कितनी है। तो उसके लिए अब एक एक से जाके तो पूछ नहीं सकते कि भैया तू बता तेरे कितने पैसों की जरूरत, तू बता तेरे कितने पैसों की, और सबको आखिरी में जोड़ दे दिस इज द डिमांड फॉर मनी। क्योंकि सब फिर आप ही की तरह करेंगे, 1-1 करोड़, 1-1 करोड़, 1-1 करोड़। तो 130 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतना पैसों की डिमांड अगर हो गई, तो देयर इज नो यूज। तो इसलिए व्हाट इज द करेक्ट डिमांड फॉर मनी, ये कैलकुलेट करना जरूरी है। तो ये यूनिट एंटायरली फोकस करेगा कि ये डिमांड फॉर मनी निकाला कैसे जाता है। बट डिमांड से पहले व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय द टर्म मनी? मनी सुनने में, कहने में एक सिंपल सा वर्ड है मनी, लेकिन अगर एग्जाम में इसी के ऊपर लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो यू हैव टू ट्रस्ट मी, आपका पेन नहीं चलने वाला इन दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में अगर आप कमांड करना चाहते हैं, तो नॉट जस्ट फिजिकली, यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास, बिकॉज बात है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो वो ऐसी सोच से नहीं बनते कि आधा दिमाग इधर, आधा दिमाग कहीं बाहर। सो नॉट जस्ट फिजिकल, मुझे आपका फिजिकल प्रेजेंस चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट योर मेंटल प्रेजेंस इन द क्लास। कब, कहां, कौन से टॉपिक को किस टॉपिक से हम लिंक करेंगे, अगर आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए वेरी इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, एंड इफ यू आर मेंटली एब्सेंट इन द क्लास, तो दिस इज द मोस्ट टफ सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू फेस इन सीए इंटर। दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम माय पार्ट। तो इसलिए आप ये चीज को तैयार रखिएगा, आने वाले 2 महीने हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पर वो खत्म करने के लिए ये 2 महीने मेंटल प्रेजेंस इज मस्ट। तो आज मनी क्या है? अगर मनी को डिफाइन, सिंपल सा सवाल है, मनी क्या है, पैसा क्या है? अब आपसे सवाल आ रहा है, डिफाइन मनी। यस, ट्राई करिए, हाउ यू कैन डिफाइन मनी। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्रॉब्लम नंबर 1, जो बोला गया वो गलत नहीं था, बट जो सवाल था उसका जवाब से कोई लेना देना नहीं। मैंने आपसे पूछा मनी क्या है, और आपने जवाब दिया मनी ये काम करता है। I asked you define money. Your answer was money is a medium of exchange.
वो मनी की डेफिनेशन है कि मनी का फंक्शन है? इट्स जस्ट लाइक लड़के का नाम पूछा कि लड़के का नाम क्या, आपने बोला लड़का ये काम करता है। दोनों का सवाल जवाब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। और यही एग्जाम में भी होता है कि एग्जाम में सवाल कुछ आ रहा है, हम लिख रहे हैं, ऑल आर विद इन द पार्ट, वो चैप्टर के अंदर ही लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सवाल पूछ रहे हैं लड़के का नाम क्या है और हमारा जवाब जा रहा है कि लड़का चार्टेड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन एंड आंसर हैज नो रेलिवेंस विद ईच अदर, और फिर नंबर नहीं मिलता, एंड देन फिर हमें पता है आगे की कहानी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में एक चीज को और ध्यान रखना है कि ये मैचिंग बराबर होनी चाहिए सवाल के जवाब की। जो सवाल है उतना ही जवाब, क्योंकि 2 से 3 नंबर का सवाल है मैक्स, और उसमें भी अगर आप इधर उधर की राम कहानियां अगर लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी नंबर। डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी, 0 नंबर सीधा। तो मनी क्या है अगर उसको डिफाइन करना है, तो सबसे पहली बात मनी के बारे में कि मनी एक ऐसी चीज है, यानी सब फर्स्टली क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो मनी कौन सी साइड आ रहा है? एसेट। तो मनी हमारे लिए एक एसेट है, तो मनी एक एसेट है, दिस इज कंफर्म हमारे लिए। सो मनी इज अ एसेट, लेकिन ये एक ऐसी एसेट है जिसका कम होना भी खतरनाक और जिसका ज्यादा होना भी खतरनाक। आज अगर रिक्वायरमेंट 1 लाख की है तो 90,000 अगर आपके पास हुए तो भी आप वो चीज नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर 1,10,000 हुए तो वो भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जितनी जरूरत है, अगर उससे ज्यादा पैसा कंट्री में, अब हम पूरे कंट्री एज अ होल की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं। जब कंट्री में जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है, अगर सप्लाई उससे ज्यादा होगा तो उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या होगा कंट्री में? उसका प्रॉब्लम होगा इन्फ्लेशन। द कंट्री विल बी रनिंग थ्रू इन्फ्लेशनरी फेज, और इन्फ्लेशनरी फेज में क्या होगा? सारी चीजें महंगी हो जाएंगी कंट्री में। हमें तो वो नहीं करना। तो अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा सप्लाई हो गया, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गया, तो कंट्री में जो प्रॉब्लम आएगी वो एक इन्फ्लेशनरी फेज की प्रॉब्लम आएगी। और अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सप्लाई ऑफ मनी शुड बी एडिक्वेट। तो मनी एक ऐसी एसेट है जिसमें अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ तो वो पूरे इकोनॉमी को हिला सकता है। तो अगर मनी को डिफाइन करना है, हाउ कैन वी डिफाइन मनी, तो देखिए मनी की डेफिनेशन आपको लिखी भी मिलेगी। मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। लिक्विड, जब चाहे आप वो चीज देके जो चीज चाहिए खरीद सकते हैं, तो मोस्ट लिक्विड। सो मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड, और फाइनेंशियल एसेट है वो तो हमें पता ही है, एसेट तो है ही बट इट्स अ फाइनेंशियल एसेट क्योंकि पैसों से लेना देना। तो मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। वेरिएशन, वेरिएशन इन द स्टॉक। स्टॉक मतलब मनी का भी तो स्टॉक होता है ना। आज कंट्री में, आज जब 8 नवंबर डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमें पता तो था ना 500,000 के कितने थे, कि बस ऐसे ही जो पैसा आ रहा है अंदर रखते जा रहे। तो गवर्नमेंट हैड एन आइडिया कि हमने 500,000 के कितने नोट छापे थे, उतने नोट कितने वापस आ रहे। तो आज उसके स्टॉक में थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन होगा तो लोग अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कंट्री में उतना ही पैसा है जिससे लोग अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब प्रॉब्लम क्या थी? डीमोनेटाइजेशन में एग्जिस्टिंग पैसा मार्केट से ले लिया गया, और जब मार्केट से वो पैसा लिया गया तो मतलब लोगों के पास पैसा तो रहा ही नहीं। अब जब पैसा नहीं रहा, लेकिन चीजें तो तब भी खरीदनी। एक आध दिन की बात अलग है, लेकिन 1.5 महीना चला था, 50 दिन चला था, 2 महीना चला था, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। तो यानी तब तक जो जरूरत पूरी करनी थी, आप पैसा कहां से लाएंगे? 1-2 दिन मैनेज हो सकता है, 2 महीना तो मैनेज नहीं हो सकता। तो सबके पास एक कॉमन जवाब था उस वक्त, अभी पैसा नहीं है। तो लोग अपनी जरूरत जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर मनी के स्टॉक में वेरिएशन हुआ, चाहे वो वेरिएशन डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो,
वेरिएशन इन द स्टॉक ऑफ विच विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपने सुना होगा उस समय हर किसी का बिजनेस जो है चाहे किसी भी लेवल पे हो एक पल के लिए डाउनग्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग खरीदी करने कैसे जाएंगे, और अगर खरीदी करने नहीं जाएंगे तो मतलब बिजनेसेस के पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। जब बिजनेसेस के पास कस्टमर्स नहीं आएंगे तो बिजनेस में सेल्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो हाउ बिजनेस इज गोइंग टू अर्न, और अगर बिजनेस अर्न नहीं करेगा तो हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग टू फ्लरिश, तो कंट्री का जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो उस दौरान कंट्री का जीडीपी वीडीपी सब गिर गया था। तो उसके पीछे वजह क्या थी? वजह थी वेरिएशन इन द स्टॉक। तो आज ये पावर है मनी का। बाकी कोई भी एसेट कम ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा कम हो गया तो फर्क पड़ेगा। घर नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फुटपाथ में सो जाएंगे। वेरिएशन, जितनी रिक्वायरमेंट है घरों की अगर उससे कम होगा तो कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी नहीं आ जाएगी। बट अगर पैसों की जितनी रिक्वायरमेंट है कंट्री में, अगर उतना पैसा नहीं हुआ देन इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि आज हर चीज की जरूरत तो पैसों से पूरी हो रही है। तो आज जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो वो डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसकी खूबियों को बताए, क्वालिटीज बताए। अगर मैं सीधे लिखूं मनी इज एन एसेट जिससे हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं तो कॉमन बात है। मैं कई चीजों से अपनी जरूरत पूरी करता हूं, मनी केवल मनी से ही जरूरत पूरी नहीं करता। तो मनी की ऐसी क्या डेफिनेशन है जिसको लिखे तो वो एक यूनिक डेफिनेशन हो। तो जब भी कोई सवाल आए, यानी जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो लिमिटेड है, 10 नंबर के सवाल, मतलब समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं चैप्टर 3 से। तो कुछ यूनिट 1 से रहेगा, कुछ यूनिट 2 से रहेगा, कुछ यूनिट 3 से रहेगा। स्मार्ट स्टडी। तो जो भी क्वेश्चन आए, सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं आंसर लिखने में वो है आंसर की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट विथ एन आंसर। उसके बाद स्टोरी बनाने में तो हम माहिर हैं, बट फंस जाते हैं हम कि आंसर की शुरुआत कैसे करें। तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे सवाल कुछ भी हो, हम आंसर की शुरुआत उस लाइन से जरूर कर सकते। चैप्टर 3 में वो लाइन यही है। कोई भी सवाल पूछ ले, चाहे वो यूनिट 1 का हो, चाहे वो यूनिट 2 का हो, चाहे वो यूनिट 3 का हो, क्योंकि तीनों मनी से डील करते हैं। तो अगर कहीं भी ऐसा लगता है हमें कि हम आंसर शुरू नहीं कर पा रहे, तो हमारा स्टार्टिंग ये वो ब्रह्मास्त्र जिसका हम इस्तेमाल उस क्वेश्चन में कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर आंसर। कोई भी सवाल पूछे तो पहले आप मनी को डिफाइन कर दे। What is the definition of money? So money is a set of liquid financial asset. Variation in the stock of which will have an impact on the aggregate economic activity. Once again, define money. Money is a set of liquid financial asset. Variation in the stock of which will have an impact on the aggregate economic activity. Once again, define money. Money is a set of liquid financial asset. Variation in the stock of it will have an impact on the aggregate economic activity. Once again, define money. Money is a set of liquid financial asset. Variation in the stock of it will have an impact on the aggregate economic activity. तो यानी मनी एक ऐसी लिक्विड, और एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस समझिएगा, लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। आप लिख रहे हैं मनी इज एन एसेट, दो आंसर हैं आपके सामने। एक स्टूडेंट ने लिखा मनी इज एन एसेट, एक ने लिखा मनी इज अ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। अपने आप आपको समझ में आ रहा है किसकी डेफिनेशन एकदम ऑर्डिनरी लग रही है और किसकी एक इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान जा रहा है उसके आंसर पे। मनी इज एन एसेट सबको पता है, लेकिन वही अगर आप बता रहे हैं इट्स अ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड लिक्विड एंड फाइनेंशियल। तो मनी क्या है? वंस अगेन डिफाइन मनी। मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, variation in the stock of which will have an impact on the aggregate economic activity. 4 लाइन तो आपके एग्जाम में आंसर की इसी से भर जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हुए आगे बढ़ना है हमें। अब उसके बाद मनी जो है उसका यूसेज क्या है? तो मनी एक ऐसी एसेट है विच इज कॉमनली यूज्ड। यानी मनी की अगर हम बात करें, सो मनी इज एन asset which is commonly
यूज्ड भी और एक्सेप्टेड भी। आप कोई दुकान में सामान खरीदने गए, लेट्स से आपने कोई भी XYZ सामान खरीदा, अब वो सामान 15,000 का था, आपने उसके बदले दुकानदार को मोबाइल फोन दे दिया, बोले मेरा मोबाइल है 15,000 का रखो और ये 15,000 के कपड़े दे दो, क्या दुकानदार लेगा? नहीं। तो मोबाइल भी तो एक एसेट होती है ना। बट क्या उसका यूज सामने वाले ने किया? नहीं। क्या आपको जो चीज चाहिए थी वो मिली? नहीं। लेकिन वही अगर आप कपड़े लेंगे और उसके बदले 15,000 रुपए देंगे तो वो दुकानदार देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड कॉमनली। कोई भी दुकानदार आपसे मोबाइल फोन केवल वही दुकानदार लेगा एक्सचेंज में जिसका मोबाइल का काम है या जिसको खुद को मोबाइल वैसा वाला ही चाहिए था, पर हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इट इज नॉट कॉमन। कॉमन वो चीज होती है जो हर कोई 130 करोड़ के 130 करोड़ एक्सेप्ट कर ले। तो आज मोबाइल फोन 130 करोड़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्सचेंज में, लेकिन अगर आप पैसा ले जाके दोगे तो वो तुरंत बोलेगा हाँ ठीक है मंजूर है। तो मनी एक एसेट तो है, पर कैसी एसेट है? विच इज कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड, तीन चीजों की तरह, एस MMT। व्हाट इज MMT? इट्स नॉट मेक माई ट्रिप, करेक्ट। सो मनी इज एन एसेट which is commonly used and accepted as MMT. So MMT means as a means of payment, as a medium of exchange, and as a transfer of purchasing power. अब अगर मनी की इंपॉर्टेंस समझना है तो थोड़ा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और एक ऐसी दुनिया इमेजिन करनी पड़ेगी जब कंट्री में मनी नाम की कोई चीज नहीं हो। बार्टर सिस्टम, ठीक, ट्रूली एग्री। पर ये बोलना नहीं है, ये इमेजिन करना है। तो आज आप जो भी चीजें पैसों से खरीदते हैं, पैसा है ही नहीं। कोई भी चीज की इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब वो चीज ना हो आपके पास। तो अज्यूम कंट्री में कोई पैसा ही नहीं है, अब आपको कोई चीज खरीदनी है। सोचिए, जरूरत तो तब भी थी। तब आप कोई चीज खरीदना है तो कैसे खरीदते? आपको एक टेलीविजन खरीदना है, सोचिए एक टीवी खरीदना है जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 50 to 60,000 है। आप दुकानदार के पास गए, भैया वो टेलीविजन दे, पैसा है नहीं आपके पास। अब पूछा ये टेलीविजन कितने में दिया? अब रुपए तो है नहीं, नहीं तो बता देता 60,000 रुपीज। तो उसने भी आपको जवाब कैसे दिया? एक टीवी 6 मोबाइल के बराबर। 1 टीवी इज इक्वल टू 6 मोबाइल फोन्स, क्योंकि ये मोबाइल फोन अप्रोक्सीमेटली 10,000 का मान लो एवरेज। तो 1 टीवी इज इक्वल टू 6 मोबाइल फोन। ये उसने एमआरपी लगाया। व्हाट इज द एमआरपी ऑफ दिस टीवी? 6 मोबाइल फोन। अभी तो रुपए लिखा होता है ना, वहां रुपए की जगह सोचिए एमआरपी में ये लिखा था, एमआरपी इज इक्वल टू 6 मोबाइल फोन। अब आपके पास 6 मोबाइल फोन कहां से रहेंगे? तो अब आपको टीवी तो चाहिए। आपने दुकानदार बोला मोबाइल फोन नहीं है मेरे पास, ये शर्ट्स है मेरे पास पुराने, बोल तो शर्ट दे देता हूं, उसके बदले मेरे को टीवी दे दे। अब वो दुकानदार बोल रहा मेरे को शर्ट चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों लूं तेरे से शर्ट? तू मोबाइल फोन ला के देगा तो मैं तेरे को टीवी दूंगा, वरना टीवी नहीं मिलने वाला। अब आप फंस गए। आपको टीवी आज का आज चाहिए, आईपीएल चालू हो रहा है, तो आपको तो खरीदना है तुरंत का तुरंत, लेकिन 6 मोबाइल फोन आपके पास है नहीं। अब दो चीजें, या तो टीवी खरीदना भूल जाओ या 6 मोबाइल फोन लाके उसको दे दो। यानी आइदर यू हैव टू सेक्रीफाइस विथ योर वांट्स, जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी, और या फिर थोड़ी मेहनत और करो, किसी दूसरी दुकान में जाओ, वहां से 6 मोबाइल फोन लेके। अब मैं किसी मोबाइल शॉप में गया, मेरे को मोबाइल लेना नहीं था लेकिन मजबूरी थी जाना वहां। मैं मोबाइल शॉप में गया, बोले एक मोबाइल फोन कितने में दिया? बोले एक मोबाइल फोन 3 शर्ट के बराबर है। अब कोइंसिडेंटली मुझे मिल गया ऐसा व्यक्ति जो मोबाइल को शर्ट से एक्सचेंज कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ 3 शर्ट, एक मोबाइल फोन 3 शर्ट के बराबर, मतलब
6 मोबाइल फोन 18 शर्ट, उतने तो हो ही जाएंगे। तो फटाफट घर गए, 18 शर्ट निकाले और उसको दे दिए। फिर जाके 6 मोबाइल फोन लाया, 6 मोबाइल फोन ले जाके उसको दिया और तब जाके एक टीवी लाके कनेक्शन लगाया और अब आईपीएल देख रहे। मोबाइल से देख लेते हैं। आप बहुत कन्वीनियंट दुनिया में रहते हो जी। आज आपके पास सारी फैसिलिटी है, इसलिए मैंने आपको बोला ये उन दिनों की बात है। ये स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन 10,000 में थोड़ी देंगे। इट्स नॉट स्मार्टफोन, ये नॉर्मल फोन है जिससे सिर्फ बात होता है। अरे छोड़ो, मान जाओ। तो आप सोचिए, एक टीवी खरीदने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। अब आपको पैसे की अहमियत समझ में आ रही। अगर उसकी जगह आपके जेब में 60,000 रुपए पड़े होते तो आप क्या करते? सीधा उसको रुपए देते, भैया तू टीवी दे मेरे को। अब वो दुकानदार बोल रहा है मेरे को मोबाइल चाहिए, तेरे को मोबाइल चाहिए, पैसा दे रहा हूं, जा तू जाके खरीद, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं क्यों जाऊंगा तेरे लिए मोबाइल खरीदने? तो यानी आज अगर पैसा होगा तो वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मैंने उसे शर्ट दे रहा था तो वो शर्ट लेने से मना कर दिया था। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। कि आज मनी है इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है, मनी नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज शर्ट के बदले वो टीवी एक्सचेंज नहीं कर रहा था, लेकिन मनी के बदले उसने टीवी जरूर एक्सचेंज कर ली। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ पेमेंट। आज कोई भी चीज पेमेंट करना है तो पेमेंट, आज कितनी भी चीजें हो, हर चीज का अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, कोई केजी में हो, कोई लीटर में हो, कोई मीटर में हो, कोई नंबर्स में हो, पर हर चीज का एट लास्ट एक कॉमन यूनिट है, वो है रुपए। इंडिया के टर्म्स में अगर बात करें तो दैट इज रुपी। तो मीनिंग देयर बाय ईच हैज इट्स सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आज कोई भी चीज आप खरीदने जाएं तो उसका दाम, चाहे टीवी खरीदने जाओ तो भी उसका दाम रहेगा, चाहे लीटर, चाहे केजीज में आप वीट खरीदिए, चाहे लीटर्स में मिल्क खरीदिए, एवरीथिंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट्स अ मीन्स ऑफ पेमेंट। यानी पैसों का इस्तेमाल पेमेंट के रूप में भी किया जा रहा है। आपको जो चीज खरीदनी है पेमेंट करिए इन द फॉर्म ऑफ मनी, कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं होगी पर मनी एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड इज अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर? तो लेट्स से मुझे तो टीवी खरीदनी थी, अब वो दुकानदार को गाड़ी खरीदनी थी, टू व्हीलर, लगभग एक ही दाम पे 60-70,000। अब उसे टू व्हीलर खरीदना है, मुझे टीवी खरीदना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मुझे टीवी आज चाहिए, उसको टू व्हीलर 2 महीने बाद चाहिए। अब मैं उसके पास टीवी खरीदने गया, मैं बोला यार तूने बोला था एक टीवी के बदले 6 मोबाइल फोन, ये 6 मोबाइल फोन रख और टीवी दे दे। अब दुकानदार बोल रहा है यार वो मोबाइल फोन तो मेरे को पहले चाहिए था, अभी मेरे को एक्टिवा चाहिए, एक टीवी के बदले एक एक्टिवा। तो मैं बोला चल ठीक है वो भी लाके दे देता हूं, एक्टिवा वाले से जाके पूछूंगा कितना एक्सचेंज कर। लेकिन रुक जा, अभी नहीं चाहिए, 2 महीने बाद चाहिए। मेरी जरूरत 2 महीने बाद है एक्टिवा की, पर चाहिए एक्टिवा ही मेरे को मोबाइल फोन, 6 मोबाइल फोन का मैं क्या करूंगा? तो मुझे एक्टिवा चाहिए, बट 2 महीने बाद चाहिए। आप 2 ऑप्शन है, या तो उसके हाथ पैर जोड़वा के बोलूं कि नहीं भैया तू अभी एक्टिवा ले ले मेरे से और टीवी दे दे, या मैं 2 महीने तक वेट करूं। किसी ना किसी एक को तो अपनी रिक्वायरमेंट के विपरीत काम करना पड़ेगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आज मेरे पास जो चीज है वही चीज सामने वाले को लेना, और सामने वाले के पास जो चीज है वही चीज मुझे लेना। जब तक ये नहीं होता, अगर मनी नहीं होता, तो ये कोई भी ट्रांजैक्शन कंट्री में सिर्फ तब हो पाता व्हेनेवर देयर वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि एक की जरूरत दूसरे की रिक्वायरमेंट, दूसरे की जरूरत पहले की रिक्वायरमेंट। जब तक ऐसा नहीं होता कोई ट्रांजैक्शन ही कंट्री में नहीं हो पाती। उसे मोबाइल चाहिए तो मुझे टीवी चाहिए, तब ये ट्रांजैक्शन होता। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता, और उसी वक्त चाहिए, 2 महीने बाद भी नहीं। बट आज अगर मनी है, अब वापस उस दुनिया में आते हैं जब मनी है। अब मनी है, मेरे पास 60,000 रुपए पड़े, मुझे आज टीवी लेनी है। मैंने क्या किया, 60,000 रुपए दिए, भैया टीवी दे तू मेरे को, तेरे को एक्टिवा 2 महीने बाद खरीदनी है, ये 60,000 रुपए अपनी तिजोरी में रख, 2 महीने बाद तिजोरी से पैसा निकालना, तू जाके अपनी जरूरत पूरी करना। तो आज जो डबल कोइंसिडेंस था, मनी ने उसे एलिमिनेट कर दिया।
मनी एलिमिनेटेड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये उसकी ब्यूटी। तो उसने केवल क्या किया, केवल डबल कोइंसिडेंस को एलिमिनेट नहीं किया, उसने परचेजिंग पावर को भी ट्रांसफर कर दिया। पहले 60,000 मेरे पास था तो मेरे पास पावर था कोई भी 60,000 की चीज खरीदने का, लेकिन आज मैंने वो 60,000 अपनी जेब से निकाल के दूसरे को दिया, टीवी ले ली, तो मैंने तो अपना परचेजिंग पावर यूज कर लिया, पर अब वो परचेजिंग पावर किसके पास चला गया, अब वो टीवी बेचने वाले के पास चला गया। अब वो जब एक्टिवा खरीदेगा तो वो अपने परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करेगा। तो यानी मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, यानी इफेक्टिवली लोग क्या कर रहे हैं, लोग केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, लोग सिर्फ अपने परचेजिंग पावर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफर। तो मनी एक ऐसी एसेट है, सो मनी इज एन एसेट विच इज कॉमनली यूज्ड भी एंड एक्सेप्टेड भी। कोई मना करता है एक्सेप्ट करना मनी, बाकी चीजें है, कोई दूसरी एसेट मना कर ले, मनी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं करता। कोई ऐसी आपको आके बोले बेटा मैं 1000 रुपए देना चाहता हूं, तेरे को आप मना करेंगे? आती हुई लक्ष्मी कौन ठोकर, करेक्ट? तो कोई मना नहीं करता, तो एक्सेप्टेड है ही कॉमनली और यूज्ड, हर कोई उसका इस्तेमाल करता है। सो मनी एक ऐसी एसेट है विच इज कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी, कौन कौन सी? मनी, एक तो उसकी डेफिनेशन में हमने क्या देखा, बोलिए फटाफट, डिफाइन मनी। Money is a set of liquid financial asset, variation in the stock of which will have an impact on the aggregate economic activity. And second, money is an asset which is commonly used and accepted as means of payment, medium of exchange and transfer of purchasing power. ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी ये दो ऐसी लाइनें हैं जिसको आप कोई भी आंसर में इस्तेमाल कर सकते, एनी टाइम, एनी मोमेंट, करेक्ट? अब उसके बाद मनी की कुछ और खासियत है। जब मनी की खासियत के बारे में जानते हैं तो मनी एक लिक्विड एसेट है, बट सवाल ये उठा, अब मनी को हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना, तो सवाल ये है, आर ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी? क्या सभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी होते हैं? ऑल मनीज आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट आर ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी? द आंसर इज नो। क्यों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट क्या वो मनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। आज आप पैसा लेके किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे, वो एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यानी देयर इज अ डिफरेंस। ऑल मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज में नॉट नेसेसरली बी मनी, बट ऑल मनीज आर डेफिनेटली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एक स्टेटमेंट यही हो जाएगा, आपके इसी लाइन पे एक सवाल आएगा, all mediums of bills of exchange are not money or medium of exchange, all mediums of exchange are money, true or false? आपको उस पर कमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो इस तरीके से जब आप बनाएं तो आपको उसको इलेबोरेशन पे बनना पड़ेगा, तो आपको उसमें मनी क्या है उसको डिफाइन करना, मनी के यूसेज के बारे में बताना, ये सारी खास बातें आपको मनी के ऊपर लिखनी पड़ेगी, करेक्ट? तो चलिए देखिए एक इंट्रोडक्शन टू मनी जो हमने लिया बिफोर एंटरिंग इनटू डिमांड फॉर मनी। Yes, we are just चलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। चलो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, तो इंट्रोडक्शन टू मनी जल्दी देखिए। Money is at the center of every economic transaction and plays a significant role in all economies. आज कोई भी ट्रांजैक्शन आप करिए, कोई भी चीज खरीदना हो, कोई भी चीज बेचना हो, हर ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट मनी जरूर होगा, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन बिना मनी के नहीं हो सकता। तो मनी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मनी प्रोवाइड्स अस विद अ कन्वीनियंट मींस टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज मनी है तो कितनी कन्वीनियंस है, तुरंत 60,000 रुपए दिया और टीवी ले लिया। लेकिन अगर मनी नहीं होता तो कहां कहां कितनी दुकानों में घूमना पड़ा
तब जाके 18 शर्ट के बदले मोबाइल फोन के बदले टीवी मिला। तो आज मनी है तो कन्वीनियंस भी है। Then money refers to asset which is commonly used and accepted as means of payment, medium of exchange, transfer of purchasing power। समझ चुके हम। Definition of money को भी हम देख चुके। It is a set of liquid financial assets, variation in the stock of which will have an impact on the aggregate economic activity. Money has generalized purchasing power। Purchasing power तो है, but कैसा generalized? आमतौर पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी जिसके पास भी पैसा है उसके पास वो परचेजिंग पावर है, वो उतने की चीज खरीद सकता है। तो इट हैज अ जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर एंड इज जनरली एक्सेप्टेबल इन सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग फ्यूचर पेमेंट। और तो और मनी केवल आज का ही पेमेंट सेटल करता है ऐसा नहीं है, इवन फ्यूचर पेमेंट्स को भी सेटल करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल मनी का ही किया जाता है। एग्जाम्पल, लोन। तो आज आप बैंक से लोन लेते हैं 50 लाख का 10 सालों के लिए, तो बैंक क्या बोलता है, आज आप लीजिए 50 लाख, 10 सालों में आप हमें ईएमआई के तौर पे चुकाइए, और कितना चुकाएंगे, 80 लाख। यानी वो भी आपको जवाब तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही देता है। क्या बैंक अभी आपको ऐसे बोलता है आज हम आपको 50 लाख देते हैं, 10 साल बाद आप हमको एक घर दे देना? अब एक घर अगर देने की बात हो जाए सेटलमेंट में, तो वो घर 80 लाख से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 10 साल बाद की वैल्यू हु नोस। तो इसलिए फ्यूचर सेटलमेंट भी किसमें किया जाता है, मनी के टर्म्स में ही किया जाता है। तो मनी केवल आज का ही सेटलमेंट में यूजफुल है ऐसा नहीं, इवन फ्यूचर्स के कोर्स को सेटल करने के लिए भी मनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर सेटलमेंट्स। देन एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरली मनी, ये भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल, बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज नॉट मनी since it is not generally accepted as means of payment. Then money is totally liquid asset। आज मनी से बढ़कर लिक्विड एसेट कोई है क्या? नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट करोड़ों में, बट आपके पास पैसा अभी इन हैंड, कैश इन हैंड जीरो, कुछ भी नहीं। आप एक दुकान में गए, आपको खरीदना था लेस का पैकेट, आपने दुकानदार को बोला एक लेस का पैकेट दीजिए। दुकानदार ने बोला ठीक है 10 रुपए। आपने बोला अभी रुपए तो कुछ नहीं है, ये 1 करोड़ का बंगला है मेरा, क्या आपको लेस का पैकेट देगा? अभी वो आपका सिर्फ बंगला देख रहा है। उसी बीच में एक थोड़ा नॉर्मल व्यक्ति आया, अपने जेब से 10 रुपए दिया, लेस का पैकेट लिया, आपके सामने खाता हुआ चला गया। अब बताइए किसने अपनी जरूरत पूरी की और अमीर व्यक्ति कौन? किसका पेट भरा और किसका पेट खाली? आज सवाल है, आज आपके पास करोड़ों का बंगला होने के बावजूद, एसेट तो थी आपके पास, बट करोड़ों की एसेट होने के बावजूद आप 10 रुपए का लेस नहीं खरीद पाए, और वो फुटपाथ पे सोता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके सामने लेस खाता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी थी। घर होने से लिक्विडिटी नहीं आ जाता। तो इसलिए मनी क्या है, एक ऐसी लिक्विड एसेट जिससे आप जो जरूरत पूरी करना चाहें कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मनी। तो मनी क्या है, इट्स अ टोटली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट। एसेट तो घर भी है, बट मनी एक लिक्विड एसेट है। सो मनी इज अ टोटली लिक्विड एसेट as it can be used directly, instantly, conveniently, without any cost or restriction to make payment. अब आपसे एक सवाल है, मनी का मतलब रुपए होता है, मनी मीन्स रुपी। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, हाँ या ना? मनी मतलब रुपए नहीं होता। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड फिएट मनी। आप इसको सोचेंगे और कल की क्लास में आप मुझे बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय फिएट मनी। करेक्ट? द क्लास एंड्स।